वॉज नोवेयर। ठीक है, अंग्रेजों ने अगर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, दैट आल्सो केम इन 1935। ओके, moreover even when we had provincial autonomy, by and large the Britishers never gave us anything for the fullest duration। ठीक है, कभी अंग्रेजों ने ऐसा नहीं करा कि एब्सोल्यूट अधिकार जो है भारत के लोगों के हाथ में आ जाए। ठीक है, अब गांधी जी का हमेशा से ये सपना था कि देश भर में जो मोस्ट यूनिट सेक्शन है उनका भी लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, एंड इट वाज अपॉन दीज दैट पंचायती राज वाज कंसेप्चुअलाइज्ड। ठीक है, पंचायती राज का जो कंसेप्ट था वो यहीं से निकला। ओके, अब आजादी के बाद देश भर में काफी कमिटीज बनाई गई। ठीक है, पंचायती राज की कमिटीज एग्जाम में हर साल पूछी जाती है। ठीक है, अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में क्या हुआ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में सबसे पहले बनाई गई बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में। ये कमिटीज जरूर लिखते रहना। ठीक है, कमिटीज और उनका सिर्फ एक की फीचर, हर एग्जाम में आए हैं कमिटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, ईयर और उनका जो मेन रिकमेंडेशन होगा वो मैं बताता रहूंगा। ठीक है, वो लिख लेना। अब बलवंत राय मेहता कमेटी जो एस्टेब्लिश की गई, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कमेटी बनाई टू रिव्यू दी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो सरकार के द्वारा चलाया जाता था, ठीक है, उस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या क्या कमी है उन्हें दूर किया जाना चाहिए। ठीक, अब इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी और उन्होंने कहा कि एक 3 टियर पंचायती राज सिस्टम बनना चाहिए। ठीक है, कि पंचायती राज सिस्टम एक 3 टियर होना चाहिए, जिसमें पहले हो विलेज लेवल। ठीक है, दूसरा एक बनाया जाए इंटरमीडिएरी लेवल। ठीक है, इंटरमीडिएरी लेवल को हम जनरल भाषा में ब्लॉक लेवल बोल देते हैं, एंड देन देयर शुड बी डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, ये यहां पर बनाया जाना चाहिए। ठीक, अगली रिकमेंडेशंस इन्होंने करी, जो टिक करता रहूं वो लिखते रहना। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि ये जो विलेज पंचायत है, ठीक है, इट शुड हैव डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, तो आप देखते हैं कि पंचायती राज जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया उसमें भी कहा गया कि देयर शुड बी डायरेक्ट इलेक्शंस। ओके, इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि एक जो पंचायत समिति है और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसमें इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, ताकि एक बहुत कम्बरसम प्रोसेस ना बन जाए। ठीक है, इतना बड़ा प्रोसेस ना बन जाए कि इलेक्शंस कराना ही बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था। क्लियर? सो ये एक 3 टियर पंचायती राज सिस्टम इनके द्वारा रिकमेंड किया गया। बस फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगली चीज उन्होंने कहा कि जितने भी प्लानिंग और एक्टिविटीज हैं वो इन कमिटीज के हाथ में हो। ठीक है, सेकंड, पंचायत समिति एग्जीक्यूटिव बॉडी हो और जो जिला परिषद है वो सिर्फ एक एडवाइजरी रोल में होनी चाहिए। ठीक है, तो मेन पावर जो है वो आपकी आ रही है विलेज लेवल बॉडीज के हाथ में। ठीक है, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी जो है वो सिर्फ एक एडवाइजरी रोल में यहां पर रखी गई इस कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से, एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी दी चेयरमैन। ठीक है, तो जिला परिषद तो वैसे भी हम देखते हैं कि उस हायरार्की में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द मोस्ट पावरफुल वन। ओके, अब ये जो रिकमेंडेशंस थी ये सरकार को दी गई, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को दी गई, और उसके बाद राजस्थान का जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले विलेज पंचायत एस्टेब्लिश कर दी गई थी। क्लियर? इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि यहां पर ये कहा गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्हें ये अधिकार दिए गए कि वो इस विलेज पंचायत के जो प्रोविजंस हैं उन्हें यूनियन टेरिटरीज में लागू कर सकते हैं। क्लियर? सो फर्स्ट पंचायत वाज in the Nagaur district of Rajasthan established in 1959। ठीक है, 1958 में वैसे प्रावधान आ गए थे, फिर बना दी गई। नेक्स्ट वाज इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, ठीक है, अगला यहां पर कमिटी बनाई गई अशोक मेहता कमेटी। अब बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में चेंजेस लाए गए उनके बाद ये अशोक मेहता कमेटी बना दी गई। अशोक मेहता कमेटी का ये कहना था कि और देश में कैसे जो पंचायती राज सिस्टम है उसे मजबूत किया जाए। ठीक, अब इस कमेटी ने ये कहा कि 3 टियर सिस्टम जो है इसे 2 टियर सिस्टम बना दो। ठीक है, जो अभी तक आपने एक विलेज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट बनाया था इसे खत्म करो
और उसके साथ साथ एक 2 टियर सिस्टम बना दो जिसमें जिला परिषद है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल और उसके नीचे मंडल पंचायत बनाई जानी चाहिए ग्रुप ऑफ विलेजेस से। क्लियर? जरूरी नहीं है हम हर विलेज के लिए एस्टेब्लिश करें, ग्रुप ऑफ विलेजेस को ले सकते हैं और एक जेनरिक पॉपुलेशन 15-20 हजार वहां पर रखी जानी चाहिए। ठीक है। थर्ड, अ डिस्ट्रिक्ट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ग्रुप्स वहां पे उन्होंने कहा बस 2 टियर हैं, तो ब्लॉक तो है ही नहीं उनके पास। नहीं नहीं, ब्लॉक और विलेज की बात नहीं हो रही यहां पे। हम विलेज पंचायत को अगर हम देख रहे हैं तो विलेज पंचायत इज फ्रॉम कीपिंग इन माइंड द एंटायर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट भी तो गवर्निंग बॉडी बनाई जा रही है। ठीक, तो उन्होंने कहा कि ये जो पंचायत लेवल है डिस्ट्रिक्ट तक इसे 2 टियर करो 3 टियर की जगह। ठीक है, अब आप उसे ये मान लो कि उन्होंने ब्लॉक लेवल खत्म करा या विलेज लेवल खत्म करा, एक ही बात है, बट यहां पर इन्होंने एक मंडल लेवल बोला, ग्रुप ऑफ विलेजेस। ओके। दूसरा, ये पॉइंट पिछली बार एग्जाम में आया था कि डिस्ट्रिक्ट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, ये रिकमेंडेशन किस कमिटी की थी, ये क्वेश्चन था पिछले साल। ओके। और जिला परिषद जो है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए, मतलब सारा जो एग्जीक्यूशन है वो जिला परिषद के थ्रू होना चाहिए। बलवंत राय मेहता कमेटी में जिला परिषद वाज एन एडवाइजरी बॉडी। ओके, यहां पर जिला परिषद को मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दिया गया। ठीक है। अगली चीज यहां पर, ये सिर्फ ये वाला पॉइंट। ओके, ओके। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट बी मेड मैंडेटरी, कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं स्टेट में वो सब पार्टिसिपेट करेंगे। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास कंपलसरी पावर दी जानी चाहिए कि वो टैक्स लगा सकती हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ ये बोला गया कि रेगुलर सोशल ऑडिट किया जाना चाहिए। सोशल ऑडिट का मतलब कि ये जो नीतियां हैं ये सामाजिक स्तर पर कितनी मजबूती से पहुंच रही हैं, इसे देखना जरूरी है। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट सुपरसीड देम। जो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में आके इनके अधिकारों को छीन ले। ओके। और एक न्याय पंचायत जो है वो भी एक सेपरेट बॉडी बनाई जानी चाहिए। न्याय पंचायत का मतलब कि पंचायत के लेवल पर एक जुडिशियल बॉडी जो है, एक कोर्ट फॉर्म, ठीक है, वो एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए जिसमें क्वालिफाइड जज होना चाहिए। ठीक है, ये मैडम रिकमेंडेशन है, अभी पंचायती राज में बना क्या वो बताऊंगा। ठीक है, ये अभी रिकमेंडेशन थी। एक पंचायती राज अफेयर्स का मिनिस्टर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी रिकमेंडेशन आएगी। हम आज के समय पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो वहां पर अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशंस काफी ज्यादा एक्सेप्ट की गई थी। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी ने इवन दो 132 से ज्यादा रिकमेंडेशंस दी थी, बट पार्शियल फॉर्म में सम मेजॉरिटी ऑफ देम वर एक्सेप्टेड। ओके। नेक्स्ट आई यहां पर जीवी के राव कमेटी। ठीक है, अब जीवी के राव कमेटी जो है उसने ये बोला कि ये जो प्रोसेस अभी तक देश में चल रहा है, ठीक है, वो पंचायती राज कम और नौकरशाही, ब्यूरोक्रेटाइजेशन जो है वो ज्यादा है इसमें। ओके, तो यहां पर इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी है जिला परिषद, ये ही मेन इंपॉर्टेंट बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस पंचायती राज institutions at the district and lower levels should be assigned an important role with respect to planning, implementation and monitoring. Okay, तो एक पूरा जो अधिकार क्षेत्र है वो इनके पास आना चाहिए और एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की भी एक पोस्ट क्रिएट की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों रिकमेंडेशंस जो थी वो इनके द्वारा लाई गई। सो बाय एंड लार्ज ये जो इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश किए गए थे, दे वर दी वंस हु वर एम्फसाइजिंग अपॉन गिविंग मोर पावर। ठीक है, कि इस इंस्टीट्यूशन को किस प्रकार से और ज्यादा से ज्यादा पावर दी जा सकती है। मैडम अभी करवाऊंगा, रुक जाओ। ये सब रिकमेंडेशन है, अभी देश में क्या चल रहा है वो अलग है।
नेक्स्ट वाज द एलएम सिंघवी कमेटी, द मोस्ट प्रोमिनेंट। ठीक है, अब एलएम सिंघवी कमेटी ने कहा कि न्याय पंचायत जो है वो एस्टेब्लिश होनी चाहिए फॉर ग्रुप ऑफ विलेजेस। ओके, सो वो एग्जिस्ट करती हैं। विलेजेस शुड बी रीऑर्गेनाइज टू मेक ग्राम पंचायत मोर वायबल, मतलब ग्राम पंचायत जो है उसका काम करना और थोड़ा स्मूथ हो सके, ये भी चेक करना है। ओके, विलेज पंचायत शुड हैव मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स भी बनाए जाने चाहिए कि कोई अगर कंट्रोवर्सी है उसे रिजॉल्व किया जा सके। ठीक, तो इन सभी एम के साथ साथ एलएम सिंघवी कमेटी जो है उसने 1986 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। ठीक, अब एलएम सिंघवी कमेटी लास्ट कमेटी, उसके बाद ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1992 में, जिसमें आर्टिकल 243 टू 243 ओ ऐड किए गए, एक नया पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 9। 11th शेड्यूल जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, जिसमें 29 फंक्शनल आइटम्स थे, मतलब जिसमें ये बताया गया कि पंचायत का अधिकार क्या होगा। ओके, इसी के साथ साथ यहां पर आर्टिकल 243 जी की भी बात की गई, जो उनके अधिकार क्षेत्र को डिटेल करता है, जो डिटेल 11th शेड्यूल में दी गई। ओके, यहां से अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो अभी तक एक ऑप्शनल प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक कंपलसरी प्रोविजन बन गया। ठीक है, और सभी को ये अधिकार दे दिए गए कि आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अब एस्टेब्लिश करने हैं, वो अब मेंटेन करने हैं। क्लियर? अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस लाया गया, उसमें क्या था, सबसे पहली चीज बनाई गई ग्राम सभा। ओके, तो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है पंचायती राज के? ठीक है, पहला फीचर है ग्राम सभा, सिर्फ ये रेड वाली हेडिंग लिखते रहना, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्राम सभा। ओके, अच्छा, अब एग्जाम में, पिछले एग्जाम में जो स्टेटमेंट आई, उस स्टेटमेंट में था ऑल एलिजिबल वोटर्स ऑफ द विलेज आर पार्ट ऑफ द ग्राम सभा। ठीक है, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, अब आप याद रखना कि ग्राम सभा जो होती है, जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उन्हें इकट्ठा करके वो ग्राम सभा बनाई जाती है। ठीक है, ये जो ग्राम सभा है, आप लोग देखेंगे कि इस ग्राम सभा में नो इलेक्शंस शैल टेक प्लेस। ग्राम सभा का मेंबर बनने के लिए कोई चुनाव नहीं कराए जाएंगे। ग्राम सभा, ऑल एलिजिबल वोटर्स आर पार्ट ऑफ ग्राम सभा। ठीक, सेकेंड, 3 टियर सिस्टम। अब 3 टियर सिस्टम बनाया गया कि जैसा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सबसे नीचे विलेज लेवल, फिर इंटरमीडिएट लेवल और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, तो जिसे हम लोग बोलते हैं पंचायत बोला गया, कई जगह इसे इंटरमीडिएट को ब्लॉक लेवल बोला गया, और डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद जो स्थापित की गई। ठीक है, अब इसी प्रोविजन में उन्होंने डाला गया कि ये जो इंटरमीडिएट लेवल है, इट इज ऑप्शनल फॉर स्टेट विद लेस देन 20 लाख पॉपुलेशन। ऐसे राज्य जहां पर आबादी 20 लाख से कम है, उनके लिए इंटरमीडिएट लेवल बनाना कंपलसरी नहीं है। ठीक, वो चाहे तो सिर्फ 2 टियर पंचायती राज एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी पिछली बार एग्जाम में था। ओके, कि तो वहां पे एग्जाम में उन्होंने ऑप्शन में दिया था 10 लाख। ठीक है, कि 10 लाख पॉपुलेशन, द स्टेट्स विद लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन, फॉर देम इट इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, ओके, तो अच्छा ये याद रखना, ये 20 लाख है नंबर। ठीक है, अगली चीज बनाई गई इलेक्शंस। ओके, अब यहां पर इलेक्शंस जो हैं, इसमें कहा गया कि ऑल द इलेक्शंस शैल बी कंडक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। ओके, बट इलेक्शंस के ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इसीलिए हमेशा याद रखना, कोई भी सवाल अगर पंचायत या म्युनिसिपैलिटी का आता है, ओके, दे आर प्रेरोगेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, अब यहां पर इलेक्शन के लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो नियुक्त किया जाता है राज्य का, वो ही ये इलेक्शंस कंडक्ट कराता है। ठीक है, और ये जो प्रावधान है, दे हैव बीन मेंशन्ड अंडर 243 के कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। ओके, यहां पर जो चेयरपर्सन है ऑफ द पंचायत shall be elected in such a manner as state legislature determines। ठीक है, अब कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जो पंचायत के चेयरपर्सन हैं,
ठीक है, चेयरमैन जो है उनके इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं कुछ जगह जो मेंबर्स हैं वो ही इलेक्ट करते हैं। ओके, तो कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे जो इंटरमीडिएट लेवल के मेंबर्स हैं वो ही आपस में डिसाइड करके चेयरमैन नियुक्त कर लेते हैं, जैसे यूपी में हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि वहां पर पहले विलेज डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसके मेंबर बने, फिर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हुआ, बीडीसी के मेंबर बने, बीडीसी ने एक चेयरमैन या ब्लॉक प्रमुख जो है वो चुन लिया गया। ठीक, नाउ the superintendence direction and control is vested in the state election commission. क्लियर, ये चुनाव कैसे होंगे, क्या प्रावधान है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास है। ठीक, सिर्फ ये रेड हेडिंग लिखते रहना। okay. अगला यहां पर आता है टेन्योर। तो पंचायत का जो टेन्योर है दैट इज 5 ईयर टर्म फ्रॉम इट्स फर्स्ट सिटिंग। पहली सिटिंग से 5 साल का जो टर्म है, टेन्योर है, वो दिया गया। ठीक, इसी के साथ साथ फ्रेश इलेक्शंस जो हैं वो कराए जाएंगे बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। जैसे देश में हर जगह होता है, सारे जो इलेक्शंस हैं टर्म खत्म होने से पहले कराए जाते हैं। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, ओके, द इलेक्शंस मस्ट बी कंडक्टेड विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, डिसोल्व अगर हो गई है पंचायत तो फिर डिसोल्यूशन के विद इन 6 मंथ्स फ्रेश इलेक्शंस कराए जाएंगे। ओके, डिस्क्वालिफिकेशन, तो वैसे अगर क्वालिफिकेशंस की बात की जाए, क्वालिफिकेशन क्या है पंचायत के लिए? तय की जा सकती है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, पहली बात। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर यह बोला गया कि जो क्वालिफिकेशन है दैट इज सेम एज एमएलए। ठीक है, बट मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स रखी गई है? हाँ, तो इसीलिए कुछ नहीं है मेंशन। हाँ, नहीं, ये कर लेते हैं। ठीक है, बट एज सच जो एक्ट है वो मेंशन नहीं कर रहा। ठीक है, स्टेट्स के अधिकार हैं वो किए जा सकते हैं। ठीक, चलो, यह सेम एज एमएलए बट मिनिमम एज सिर्फ 21 ईयर्स रखी गई है। ठीक है, मिनिमम एज 21 ईयर्स। डिस्क्वालिफिकेशन में कहा गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन में इफ एनी मेंबर इज डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर देन शैल स्टैंड डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, तो कोई भी अगर कानून है स्टेट के द्वारा या लेजिस्लेचर का, तो उसके तहत अगर वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाइड मान लिया जाएगा। ठीक है, बस एज जो है वो 21 होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अगली चीज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो यहां पर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है वो मेंशन की गई है इन प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। क्लियर, रिजर्वेशन किन्हें दिया गया है? एससी, एसटी, विमेन, ओके, बैकवर्ड क्लासेस सभी को दिया जा सकता है। क्लियर, बट ये मैंडेटरी जो प्रोविजन है वो है विमेन के अराउंड। बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं कि विमेन को कितनी सीट्स रिजर्व है। क्लियर, सो 1/3 ऑफ द सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर विमेन। ओके, इसी के साथ साथ ये कहा गया है कि जैसे विमेन को 1/3 सीट्स रिजर्व की गई हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर विमेन बिलोंगिंग टू एससी एसटीज। क्लियर, वहां पर भी जो प्रोपोर्शनेट है। ओके, अगली चीज, नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्संस शैल आल्सो बी रिजर्व्ड फॉर विमेन। क्लियर, तो राज्य में जितने चेयरमैन हैं वो भी 1/3 विमेन होनी चाहिए। ओके, next, the act also authorizes the legislature of state to make provisions for reservation of seat in any panchayat or office of chairperson at any level in favor of backward classes also. विमेन के लिए, ठीक है, एससी एसटीज के लिए अलग प्रोपोर्शन में है, विमेन का 1/3 अलग से तय है। ठीक है, ओके, और अगर स्टेट चाहे तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी अलग से प्रोविजन बना सकता है। क्लियर, नेक्स्ट आता है पावर्स एंड फंक्शंस। तो यहां पर 29 मैटर्स जो 11th शेड्यूल में दिए गए हैं उन सभी के ऊपर कानून बनाने का अधिकार पंचायत के पास है। ठीक, यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक्स हैं जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन जो है वो भी रखा गया, लैंड इंप्रूवमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स जो है वो भी यहां डाला गया, इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटर शेड डेवलपमेंट जो है वो भी डाला गया,
एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज, ये भी इसी में। सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, ओके। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, खादी, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड रूरल हाउसिंग, ओके। ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड फॉडर, रोड्स, कलवर्ट, ब्रिजेस, फेरीज, वाटरवेज, ये सब रखे गए। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्कॉम भी वहीं आते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, पॉवर्टी एलिविएशन। एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, तो यहां पर एजुकेशन के लिए कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो भी पंचायत कर सकता है, ठीक। टेक्निकल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, एडल्ट नॉन फॉर्मल एजुकेशन, लाइब्रेरीज, कल्चरल एक्टिविटीज, मार्केट्स, फेयर्स, हेल्थ, सैनिटेशन। तो यहां पर एक जनरल चीज आप समझेंगे कि ये सभी वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं स्टेट लिस्ट या स्टेट के प्रेरोगेटिव है, ओके। वही अधिकार पंचायत को आगे बाइफरकेट कर दिए गए हैं। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स, क्लियर। तो ये 28 टॉपिक्स जो हैं वो यहां पर दिए गए हैं, ठीक। इसके साथ साथ अब फाइनेंस में बोला गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो पंचायत को अधिकार दे सकता है कि पंचायत कोई टैक्स लगा सकती है, टैक्स को अप्रोप्रिएट, कोई ड्यूटीज, टोल्स, फीस, फेयर्स जो है वो सभी चीजें यहां पर पंचायत लगा सकती है। और जो फाइनेंस कमीशन है वो हर 5 साल के बाद गवर्नर स्थापित करेंगे और गवर्नर ये रिकमेंडेशन देंगे कि स्टेट्स पंचायत को कितने पैसे देंगे, स्टेट्स पंचायत को क्या रेवेन्यू शेयर करेंगे या टैक्सेस का उन्हें प्रोड्यूस कैसे शेयर किया जाएगा। तो ये सभी चीजें उन्हें वहां तक पहुंचाई जाएंगी, ओके। अगला ऑडिट, स्टेट फाइनेंस कमीशन अलग है, 243 आई, वो स्टेट के अंडर है ना, ठीक है। जैसे यूनियन फाइनेंस कमीशन जो है वो रिकमेंडेशन दे रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में रेवेन्यू शेयरिंग की, स्टेट दे रहा है स्टेट और पंचायत म्युनिसिपैलिटी के बीच में, ठीक। ऑडिट और अकाउंट के लिए, ठीक है, तो ऑडिट और अकाउंट के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग से ऑर्गेनाइजेशन, जैसा स्टेट लेजिस्लेचर चाहेगा वैसे तय किया जाएगा, ठीक है। एग्जेम्प्टेड स्टेट्स पे आप ये देख सकते हैं नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और बाकी जो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज है, हिल एरियाज ऑफ मणिपुर जहां पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का जहां दार्जिलिंग गुरखा हिल काउंसिल है, ओके। इसके साथ साथ पार्लियामेंट जो है वो इन प्रोविजन को एक्सटेंड भी कर सकता है, जैसे पहले जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं था, जम्मू कश्मीर नाउ बिकेम अ यूटी, ओके। तो वो प्रोविजन अलग से एक्सटेंड किए जाते हैं, उसके लिए अलग लॉ है, ठीक है। ये एग्जेम्प्टेड स्टेट्स एक बार आप लिख लीजिएगा, एग्जाम में काफी आती हैं एग्जेम्प्टेड स्टेट्स। अब अगर ये यूटीज में एप्लीकेबल होना है तो उसके लिए प्रेसिडेंशियल प्रोविजंस, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है उसके तहत यूनियन टेरिटरीज में भी लागू किया जा सकता है, ठीक। अब जो शेड्यूल्ड 5 एरियाज हैं, जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, उनमें कैसे पंचायती राज कानून लागू किए जाएंगे, ठीक है, वो उसके लिए पार्लियामेंट ने 1996 में बनाया एक पीसा एक्ट, प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, ठीक है। ये जो पीसा एक्ट बनाया गया इसमें प्रावधान डाले गए कि कैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो प्रोविजंस हैं वो इंप्लीमेंट किए जाएंगे इन दी शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। ये लिख लेना यार, ये पॉइंट एक बार।
जो पीस एक्ट के अंदर जो जो स्टेट्स कवर की गई हैं, दीज आर दीज 10 स्टेट्स, ये भी लिख लेना। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना। ओके, सो अंडर पीसा एक्ट ओनली दीज 10 स्टेट्स आर कवर्ड। Extension to scheduled areas. नेक्स्ट 74th अमेंडमेंट एक्ट, जैसे 73rd अमेंडमेंट एक्ट से पंचायत एस्टेब्लिश किए गए, 74th अमेंडमेंट एक्ट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, पहले हेडिंग डालना, इवोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। इवोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। First point, in 1668, the first municipal corporation was established in Madras. The first municipal corporation was established in Madras. Next point, in 1870, Lord Mayo introduced a resolution. Lord Mayo introduced a resolution for financial and decentralization of local self-government Next point, in 1882, Lord Ripon's resolution is regarded as the Magna Carta. Of local self-government in India. And he is regarded as the father of local self-government. He is regarded as the father of local self-government. The father of local self-government. Okay. Next point, in 1992, the 65th Amendment Bill became the 74th constitutional amendment.
became the 74th constitutional amendment. The 74th constitutional amendment. ओके 74th। अब ये जो 74th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया उससे पार्ट 9A और आर्टिकल 243P टू 243ZG दे वर इंट्रोड्यूस्ड। ओके, अभी तक जो म्यूनिसिपैलिटी एक ऑप्शनल प्रोविजन था, नाउ इट बिकेम अ कंपलसरी प्रोविजन। ओके, और 1 जून 1993 से ये म्यूनिसिपैलिटी जो थी या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो था वो एक कंपलसरी प्रोविजन के तौर पर देश में लागू कर दिया गया। ठीक, अब यहां पर 3 मिनिस्ट्रीज प्राइमरीली इन्वॉल्व हैं। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन केस ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि लास्ट ईयर ओके ऑल द कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैव बीन अबॉलिश्ड। ठीक है, सारे कैंटोनमेंट बोर्ड्स जो हैं वो अबॉलिश कर दिए गए हैं एंड नाउ दे हैव बीन डेजिग्नेटेड एज द डिफेंस एरियाज। ठीक है, अब कैंट बोर्ड खत्म कर दिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन केस ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। क्लियर, तो इस तरीके से यहां पर जो म्युनिसिपल प्रोविजंस हैं दे हैव बीन इंप्लीमेंटेड इन द कंट्री। ओके, नहीं, जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज है मैंने जैसे अब आपको उसमें भी बताया था पंचायत में, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के लिए अलग से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल्स हैं। ठीक है ना, जो कल के सेशन में भी हमने स्पेशल स्टेटस डिस्कस करे थे। ओके, उनमें ये सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। ओके, अब यहां पर 3 तरह की म्युनिसिपैलिटीज जो हैं वो एस्टैब्लिश की गई हैं। ठीक है, ये तीनों मिनिस्ट्रीज लिख लेना इन्वॉल्व। ओके, अब यहां पर 3 तरह की म्युनिसिपैलिटीज एस्टैब्लिश की गई। पहली नगर पंचायत। ठीक है, अब नगर पंचायत जो है ये बेसिकली एक, जैसे आज के समय पर हम कई बार कोई कस्बा बोल देते हैं, एक बेसिक टाउन बोल देते हैं। ठीक है, उन जगहों के लिए नगर पंचायत की बात की गई जो एक ट्रांजिशनल एरिया है, रिलेटेड समवॉट लाइक अ रूरल, समवॉट लाइक अ सिटी। ओके, अगला बोला गया म्युनिसिपल काउंसिल, जो एक स्मॉलर अर्बन एरियाज है वहां पर म्युनिसिपल काउंसिल एस्टेब्लिश की गई। ठीक है, और जो लार्जर एरियाज है वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो बहुत बड़े अर्बन एरियाज है। ठीक है, आइडियली यहाँ पर ये अधिकार स्थापित करने का जो अधिकार है वो राज्य के पास है। आप देखते हैं कि अभी दिल्ली में भी कुछ ही समय पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश हुए, अदरवाइज दिल्ली आल्सो हैड नगर पालिका। ठीक है, काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल जो थी वो काम करती थी। ठीक है, अब ये इसकी जो म्युनिसिपैलिटी है इसकी जो कंपोजिशन की गई है, ठीक है, उसमें भी ये कहा गया कि ऑल द मेंबर्स शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली। क्लियर, मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट किए गए और उनके साथ साथ आप लोग देखते हैं कि जो नगर निगम है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज नगर निगम। ओके, वहां पर कुछ लोगों को इनडायरेक्टली भी मेंबर बनाया जाता है, जो सिटिंग एमपीज हैं, एमएलएज हैं, चेयरपर्सन है कुछ कमिटीज के, और पीपल हु हैव गुड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अराउंड दी सिविक थिंग्स। क्लियर, उन लोगों को भी यहां पर मेंबर बनाया जाता है। ठीक, उसके साथ साथ इसके मेन फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे प्रोमिनेंट फीचर आता है वार्ड कमेटी। ये सिर्फ फीचर लिखते रहना। ठीक है, वार्ड कमेटी, वार्ड कमेटी क्या होती है? पूरा एक जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जैसे लोकसभा के चुनाव में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया पूरा देश, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट को वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, ये जो वार्ड्स हैं उन वार्ड्स में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और वार्ड काउंसलर, सभासद, पार्षद जिसे बोलते हैं, उसका इलेक्शन किया जाता है। ठीक, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैव बीन प्रोवाइडेड। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स आप देखते हैं कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं दे हैव बीन प्रोपोर्शनेटली रिजर्व्ड। ओके, and seats have been also reserved for women in the same 1/3 proportion. Okay,
टेन्योर इज गिवन फॉर 5 years, ठीक है। क्वालिफिकेशन अगेन सेम 21 years, ओके। डिस्क्वालिफिकेशन जो है, अगर किसी लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई किया गया है तो डिस्क्वालीफाइड है। इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं। फाइनेंसेस फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है, अदरवाइज इट इज अ प्योर प्रेरोगेटिव ऑफ स्टेट, ओके। अकाउंट्स को ऑडिट करने का अधिकार जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा निर्धारित किया जाए वहां पर। यूटीज में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप ये देख सकते हैं कि दे आर थ्रू द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, और उस हिसाब से ही एस्टेब्लिश की जाते हैं। ये जो एक्ट है म्युनिसिपैलिटी का, इट डज नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल्ड एरियाज और द ट्राइबल एरियाज, ठीक है। जो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज है वहां पर लागू नहीं किया जाता। इसी के साथ साथ जो दार्जिलिंग गुरखा हिल काउंसिल है वहां पर भी ये स्थापित नहीं किया जाता, ठीक है। सो दीज आर प्राइमरीली द exempted areas of this act. अभी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा कि क्या इनके और क्या क्या ग्रुप बनाए गए। कुछ एक दो पॉइंट्स लिखना, ठीक है। The ward committees are established in municipalities with a population of 3 lakh or more, ward committees are established in municipalities with population of 3 lakh or more, is of 3 lakh or more, okay. चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट यहां पर देखना। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में 12th शेड्यूल लाया गया है, ठीक है, बाय द 74th अमेंडमेंट एक्ट, इट बेसिकली डिफाइंस दैट व्हाट ऑल आर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। अर्बन प्लानिंग और टाउन प्लानिंग जो है वो उनकी जिम्मेदारी है। रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, ठीक है, तो ऐसी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी नगर निगम कराएगा। प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ओके। रोड्स, ब्रिजेस, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फायर सर्विसेज, अर्बन फॉरेस्ट्री एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, safeguarding the interest of weaker sections of society, slum improvement, upgradation and urban poverty alleviation, provision of urban amenities, promotion of cultural, educational, cremation and cremation grounds, okay, cattle ponds, prevention of cruelty to animals, registration of birth and death, public amenities including street light, parking lot, bus stop, public conveniences and regulation of slaughter houses and tanneries. स्लॉटर हाउसेस, टेनरीज पता है क्या होता है? चमड़े का काम जहां होता है, ठीक है। तो ये सभी जो जिम्मेदारियां हैं वो म्युनिसिपैलिटीज को दी गई हैं। अब ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं या जो बाकी हाउसेस हैं वो कहां पर एस्टेब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वैसे तो आइडियली जो बहुत बड़े मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं, ठीक है, वहां पर इन्हें एस्टेब्लिश किया जाता था, ठीक है। रेस्ट इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा कि नगर निगम कहां पर स्थापित किया जाएगा। ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है यहाँ पर 3 लोग होते हैं, ठीक है। म्युनिसिपल काउंसिल, स्टैंडिंग कमिटीज एंड कमिश्नर, ठीक है। अब ये जो म्युनिसिपल काउंसिलिंग है उसके हेड करते हैं मेयर, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि मेयर का इलेक्शन कैसे कराया जाएगा, ठीक है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे यूपी में डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन होता है, ओके। नहीं, दिल्ली में इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। दिल्ली में जो वार्ड काउंसलर्स हैं वो चुनते हैं, ठीक है। सिमिलरली इन महाराष्ट्र ऑल्सो, ठीक है, इनडायरेक्टली, ठीक है। सो ये सब स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर है कि आप डायरेक्ट चुनाव कराएं या इनडायरेक्ट कराएं, ओके। इसी के साथ साथ स्टैंडिंग कमिटीज जो हैं वो भी हाउसेस की बनाई जाती हैं, ठीक है। हाउस अपनी स्टैंडिंग कमिटीज बनाता है जो बेसिकली सपोर्ट करता है, क्लियर। इनके अलावा एक म्युनिसिपल कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। म्युनिसिपल कमिश्नर जो है उनका अपॉइंटमेंट बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, बट आइडियली कई जगह जो है जो पीसीएस एग्जाम के थ्रू आते हैं वो लोग अपॉइंट किए जाते हैं, बट लेटली, ओके, एट वेरियस प्लेसेस म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो भी आईएएस
डायरेक्ट आईएएस ऑफिसर जो है उन्हें अपॉइंट किया जाता है इन लार्जर स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि काउंसिल में मेयर की हेल्प के लिए डिप्टी मेयर अपॉइंट किए जाते हैं एंड दे आर इलेक्टेड इन मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स फॉर 1 ईयर रिन्यूएबल टर्म। जो डिप्टी मेयर थे, मेयर्स को टेन्योर पूरा काउंसिल का दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं म्यूनिसिपैलिटीज। सो रिलेटिवली जो स्मॉलर एरियाज है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुकाबले जो छोटे एरियाज हैं, वहां म्यूनिसिपैलिटी एस्टेब्लिश की गई। ये जो म्यूनिसिपैलिटी है वहां पर प्रेसिडेंट या चेयरमैन अपॉइंट किए जाते हैं, जिनके साथ वाइस प्रेसिडेंट वाइस चेयरमैन होते हैं एंड ही इज द वन प्रिजाइडिंग ओवर इट। क्लियर? म्यूनिसिपैलिटी के बाद अगले आते हैं नोटिफाइड एरिया कमिटीज। क्लियर? सो ये जो नोटिफाइड एरिया है ये गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से एस्टेब्लिश किए गए हैं और नोटिफाइड एरिया कमिटीज जो है वो दो तरह के एरियाज के लिए एस्टेब्लिश की गई। या तो कोई एक फास्ट डेवलपिंग एरिया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ऑल्सो फॉर अ टाउन विच डज नॉट येट फुलफिल द कंडीशंस नेसेसरी, या फिर किसी ऐसे इलाके के लिए जो अभी डेवलप हो रहा है, सारी कंडीशंस पूरी नहीं करता है, ठीक है, वहां के लिए नोटिफाइड एरिया कमिटीज या स्पेसिफिक ध्यान देते हुए कुछ और संस्था बनाई जा सकती है। जैसे दिल्ली में हम लोग देखते हैं कि एक है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है, और उसके अलावा जो न्यू दिल्ली एरिया है उसके लिए एनडीएमसी अलग से बनाई गई है। क्लियर? सो टू कीप अ ट्रैक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, वीआईपीज रहते हैं, तो बहुत ज्यादा कैपिटल जो है उसे रिफ्लेक्ट करता है, तो उसके लिए एनडीएमसी जो है वो भी एस्टेब्लिश किया गया। ओके, अथॉरिटी वो अलग है, वो अलग है, ठीक है, वो बेसिक, वो डायरेक्टली स्टेट के अंडर आते हैं, वो अर्बन डेवलपमेंट के अंडर आते हैं, ठीक है। नगर निगम जो है दैट इज बेसिकली सिविक एमिनिटीज जो है उन्हें पूरी कर रहा है। क्या? अबे जो म्यूनिसिपैलिटी है वो शहर के वार्ड में बेसिक चीजें, ड्रिंकिंग वाटर सही आ रहा है, ठीक है, नालियां साफ हैं, स्ट्रीट लाइटिंग है या नहीं है, साफ सफाई है, वो उसके अंडर है। डेवलपमेंट अथॉरिटी पूरा लैंड एलोकेशन कंट्रोल करता है, ठीक है। अगली चीज आती है टाउन एरिया कमिटी, ठीक है। अब टाउन एरिया कमिटी जो है वो और जो स्मॉलर टाउन है उनके लिए बनाई जाती है, ड्रेनेज, रोड, स्ट्रीट लाइटिंग, ये फंक्शन देखती है और ये भी अलग से स्टेट लेजिस्लेचर ही तय करेगा। नेक्स्ट आते हैं कैंट एरियाज, ठीक है, ये पहले होते थे, ठीक है, कैंट एरियाज अब खत्म कर दिए थे गवर्नमेंट ने और उन्हें डिफेंस एरियाज का नाम दिया गया, बट फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। कैंट एरियाज जो है ये बेसिकली म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविल पॉपुलेशन इन द कैंटोनमेंट, ठीक है। अब कैंटोनमेंट एरिया जो है वहां पर जो सिविल पॉपुलेशन रह रही है उसे करने के लिए, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि कैंट एरिया जो है वहां मिलिट्री स्टेशंस भी होते हैं और मिलिट्री स्टेशंस के साथ साथ सिविलियन पॉपुलेशन भी आसपास में रहती है, तो उस पूरे इलाके को एडमिनिस्टर करने के लिए ये कैंट एरियाज बनाए जाते हैं। कैंट बोर्ड जो है, इनका क्वेश्चन आया था एग्जाम में, दी कमांडिंग ऑफिसर जो है, ठीक है, जो सीओ है, आप यह बोल सकते हैं कि जो उस पूरे मिलिट्री एरिया का सीओ है, ठीक है, दैट इज मेड दी, ही इज मेड दी चेयरमैन। ओके, एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ द कैंटोनमेंट, एक एक्सीएन अपॉइंट किए जाते हैं, हेल्थ ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं, a first class magistrate nominated by DM is part of it. Okay, 3 military officers nominated by CO of the area, 8 members elected by the people, तो यहां पर 8 लोगों के चुनाव होते हैं, and CEO of cantonment board like the commissioner, जैसे बाकी जगह नगर निगम आयुक्त होता है, नगर आयुक्त होता है, वैसे ही यहां पर भी एक CEO अपॉइंट किया जाता है, यूजुअली अ ब्यूरोक्रेट, ठीक है। नहीं, क्यों, ये अलग चीज है। कैंटोनमेंट एरिया इज टाइप ऑफ अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, जिसे खत्म करके डिफेंस एरियाज कहा गया। म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अलग है, उनके अंदर नहीं है, वो टोटल इनके डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं ये, ठीक है। यार कैंट एरिया का कंपोजिशन लिखना, कंपोजिशन ऑफ कैंट